क्या है कि इसमें इस बैच में जो भी बच्चे हैं वो सब के सब पीसीएस एग्ज़ाम देने वाले ही हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है जेपीएससी और कितना आसान है और कितना मुश्किल है ये परीक्षा। क्या वाकई में उतना आसान है या वाकई में उतना मुश्किल है? क्या वाकई में इसको निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है? तो ये कई सारे सवाल हैं। कैसे इसकी तैयारी की जाती है या कैसे की जानी चाहिए, कितना टाइम लगता है, कितना आपको समय देना पड़ेगा, कई सारी छोटी बड़ी बातें हैं जिसको आपको पहले क्लियर होना चाहिए सिलेक्शन से या एग्ज़ाम देने से पहले या पार्टिसिपेशन से पहले। जेपीएससी एग्ज़ाम दरअसल राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जाने वाला परीक्षा है। ये परीक्षा कुछ जैसे केंद्र में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जिसको हम कहते हैं यूपीएससी लेती है, उसी तरह से स्टेट में यूपीएससी, जिस तरह से यूपीएससी लेती है उसी तरह से स्टेट में पीएससी कहलाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो स्टेट लेता है उसके नाम पहले हो जाता है। जैसे झारखंड का है तो झारखंड, बिहार का है तो बिहार, यूपी का है तो यू, राजस्थान का राज, और ऐसे यानी कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी इस तरह से नाम होता है। इस सेवा में और इस सेवा में फंडामेंटल फर्क क्या है? क्या दोनों एक ही हैं? दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है। इसके अधिकार क्षेत्र, इसके कार्य क्षेत्र, इसके दायित्व सब ज्यादा है, इसका कम है, दोनों एक ही। इसके आगे भी पीएससी लगा है, इसके आगे भी पीएससी लगा है। ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसमें भी आप लोक सेवक बनते हैं, इसमें भी आप लोक सेवक बनते हैं, यानी नौकरशाह बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। इसमें भी आप लोक सेवक ही बनते हैं। इसमें आप पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इंडिया का, और इसमें आप राज्य विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी जब सेवा देने जाते हैं तो इसके कई ऐसे सर्विसेज हैं जिसमें आपको देश से बाहर जाकर के भी सेवा देना पड़ता है। जैसे आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। इसमें ऐसा नहीं है, आपको जो कुछ भी सेवा देना है, चाहे जिस भी पद पर नियुक्ति हो, आप रहेंगे उसी राज्य विशेष में। ठीक है, इसमें आपको बाहर जाने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर इस परीक्षा को देने के लिए जो आयु निर्धारित की गई है, आयु सीमा, वो जनरल कास्ट के लिए 32 साल है और इसमें राज्य विशेष के लिए 37 है जनरल का। एससी, एसटी, ओबीसी का थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है। इसमें आपको अभी वर्तमान में 6 अटेम्प्ट मिलता है और आप इसमें 21 साल से 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष की उम्र तक आप जितनी बार परीक्षा होता है आप दे सकते हैं। अब इसमें जब आप सर्विस होल्डर बनते हैं, जब सेवक बनते हैं, तो आप देश के क्लास 1 के सर्विस होता है। इसमें चाहे आप किसी भी लगभग 28-29 सेवा है, उसमें से आप किसी भी सेवा में जाएं। जैसे मान लीजिए प्रशासनिक सेवा में चले गए, डीएम बन गए, डीसी बन गए, इस तरह से आईआरएस में बन गए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस वगैरह वगैरह, कई सारे सर्विसेज है। लगभग 28 से 30 सर्विसेज है इसमें। तो हाँ, यूपीएससी में अब इसमें जिस भी सर्विस में आप जाएंगे, सपोज आईआरएस में चल गया, इंडियन रेलवे सर्विस, या आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, या आईपीएस इंडियन पोस्टल सर्विस, या आईएफएस, जो भी है, जिस भी सर्विस में आपकी पोस्टिंग होती है, आप उस डिपार्टमेंट विशेष के क्लास 1 के ऑफिसर होंगे।
चाहे आप जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो, आपके अधीन ये सारे कर्मचारी होंगे। स्टेट के और एसएससी के द्वारा जो एग्जाम दिया जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है, वो सब के सब इसमें रहेंगे, तो आपके नीचे ही रहेंगे। यानी आप जिस डिपार्टमेंट में भी सर्विस देने जाएंगे, उस डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी होंगे जब आप यूपीएससी क्रैक करेंगे। समझ में आया? यानी केंद्र सरकार के सर्वोच्च पद धारण करने का अवसर आपको यूपीएससी देता है। आप अगर 21 से 24 साल के उम्र में सेलेक्ट हो जाते हैं इसमें 24 इयर्स में, तो आप सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच जाते हैं, भारत सरकार के सचिव स्तर तक पहुंच जाते हैं। सीधे मिनिस्टर्स को एडवाइस देते हैं। मिनिस्टर्स के बाद आप ही का पावर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में या प्रशासनिक पद सोपान क्रम में सबसे उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जो आज मिनिस्टर भी बने हुए हैं, जैसे एस जयशंकर, आपके विदेश मंत्री जो है। और भी कई सारे मिनिस्टर हैं जो पहले आईएएस ऑफिसर थे, सेक्रेटरी थे और अपने काबिलियत से मंत्री बनाए गए। कुल मिला जुला करके आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। देश का भविष्य आपके हाथ में होता है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ आप ही तय करते हैं, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में जाए, चाहे हेल्थ में जाए, चाहे खाद्य आपूर्ति में जाए, या ऊर्जा में जाए, या होम मिनिस्ट्री में जाए, या पर्सनल में जाए, कार्मिक में जाए, किसी भी क्षेत्र में आप जाए, सब जगह पे आप सर्वोच्च पद पर आप ही बैठेंगे और आप ही दशा और दिशा उसका तय करेंगे। आप जो बोलेंगे वही मिनिस्टर आप ही के बात को समझेगा। यानी मिनिस्टर का दिमाग आप ही होंगे, क्योंकि मिनिस्टर उतने विवेक बुद्धिशाली नहीं होते हैं। आपको पता ही है हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। भीड़ तंत्र से लोग चुन करके जाते हैं, भीड़ से चुन करके जाते हैं। उनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना पढ़े हैं, क्या नहीं है। जनता अगर आपको चुन करके भेजिए, देन यू आर द ग्रेट, यू आर द टॉप एंड यू आर द बॉस, आप ही होते हैं। लेकिन आपके विवेक बुद्धि से देश नहीं चलने वाला है। देश चलाने वाले ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो आप होते हैं। किसी देश के साथ कैसा संबंध होगा, देश में कैसी पॉलिसी लाई जाएंगी, किस तरह के पॉलिसी बनाए जाएंगे, सब कुछ आप ही तय करते हैं। मुखड़ा होता है मंत्री, नेता, लेकिन सब कुछ होते हैं आप, दिमाग होते हैं आप। इसीलिए कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, यहाँ के नौकरशाह, वो यहाँ के इस्पाती ढांचा है। उसी ढांचे के ऊपर मुलम्मल चढ़ाया जाता है नेताओं के द्वारा, सिर्फ, और कुछ भी नहीं। तो ये नो डाउट ये एग्जाम में कार्य क्षेत्र, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो पैसा भी बहुत है, पावर भी बहुत है, पैशन भी बहुत है। तो स्वाभाविक है कि इसका एग्जाम भी आसान तो होगा नहीं, टफ ही होगा। तो टफ उसके लिए हो जाता है नो डाउट, जो सही दिशा में सही तरीके से नहीं पढ़ता है। तैयारी इसका करने का थोड़ा सा टाइम टेकन तो जरूर लगता है, और स्मार्ट भी होना चाहिए। किसी भी चीज को समझने की शक्ति, याद रखने की क्षमता, मूल्यांकन करने की क्षमता, वो सब अगर आप में है, तभी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो ये हुआ यूपीएससी की बात। यूपीएससी की बात करने जाए हम लोग तो पूरा दिन करते रह जाएंगे। अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को फोकस इस पे कम है, इस पे ज्यादा है। अब इसी का हमने कहा था कि जैसे ये है उसी तरह से ये है, बिल्कुल सही। जो आप यूनियन गवर्नमेंट के लिए या भारत देश के लिए करते हैं, उसी तरह से आप यहाँ राज्य विशेष के लिए करते हैं। आप राज्य सेवा के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। हालांकि राज्य सेवा में भी जो सर्वोच्च का पद है वो आईएएस को ही दिया जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जो चुन के आते हैं उन्हीं को दिया जाता है। लेकिन उसके बाद का जो पोस्ट है, दूसरे नंबर पे आप आते हैं, राज्य सेवा वाले लोग।
आपका भी प्रमोशन होकर के आप भी बन जाते हैं आईएएस। अगर आप मान लीजिए प्रशासनिक सर्विस में आपका सिलेक्शन होता है और आपकी उम्र है 21 साल, 22 साल, 24 साल, देन आप 10 से 15 साल के बाद आप आईएएस बन जाते हैं, प्रमोशन से भी बन जाएंगे आप। कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे प्रीमियम सर्विसेज हैं, जैसे यूपी में, वहां पे अगर आप में काबिलियत है, समय पे आपका सिलेक्शन हो गया, देन आप आफ्टर 10 years यू मे बी सेलेक्टेड ऑन पर्टिकुलर आईएएस पोस्ट। स्टेट पीसीएस में थोड़ा सा पॉलिटिक्स हावी होता है, इसको स्पष्ट समझ लीजिए। राजनीति का थोड़ा सा हस्तक्षेप होता है, प्रमोशन में, ट्रांसफर में हावी होता है, लेकिन यहां का भी अच्छा लाइफ है, अच्छा पोस्ट है, पैसा कमाने का भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लोग अक्सर कहते हैं कि सर हम पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सिस्टम को बदलने जा रहे हैं, तो ये करने जा रहे हैं, तो वो करने जा रहे हैं। सब बकवास बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए कि तालाब है ये, और इसमें बहुत पुराने मगरमच्छ ब्रिटिश काल से जो सिस्टम बना हुआ है उसमें तैरे हैं, पैदा हुए हैं, बढ़े हैं, मरे हैं, गए हैं, लेकिन वो सिस्टम पहले से बना हुआ था, आज भी है, चल रहा है। निरंतर आप भी जाएंगे तो उसी पानी को पिएंगे और उसी तरह के आप भी हो जाएंगे। तो परिवर्तन करने का कॉन्सेप्ट, और न तो आप में वहां पे मौका मिलता है, न तो आप में वो जज्बा काम आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये तभी चेंज हो सकता है जब पॉलिटिक्स चाह ले, जब राजनेता चाह लें कि हमको बदल देना है। लेकिन आप तो राजनेता के यहाँ पे दामाद होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं वो राजनेताओं के दामाद होते हैं। क्लियर समझ लो, ये दोनों आपस में साठ गांठ के साथ मिलकर कहीं गबन करते हैं, काम करते हैं, अच्छा भी काम करते हैं, बुरा भी करते हैं। जितने भी घोटाला, भ्रष्टाचार सिर्फ अकेले राजनेता कभी नहीं कर सकता है बिना इन अधिकारियों के मदद से, क्योंकि वो एज ए लेजिस्लेचर होते हैं, एज ए एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, और आप एज ए एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो कुछ भी करेंगे, कोई भी फंड आएगा तो किसी स्कीम विशेष, किसी प्लान विशेष के लिए फंड आता है, और उस फंड को, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का दायित्व तो आप ही के ऊपर होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम से शुरू होता है और निचले स्तर तक जाता है। इसी दौरान गबन होता है और इसमें आपकी साठगांठ होती है। इसलिए किसी आईएएस पीसीएस के लिए कोई पैसा का महत्व नहीं रह जाता है। अगर वो चाह ले कि हमको बहुत पैसा कमाना है तो बहुत पैसा कमा सकता है, क्योंकि उसके पास वो पैसा के खजाना पे का चाबी ही उसी के पास होता है। तो नेता के साथ मिलकर के बहुत पैसा कमाते हैं। तो राज्य सेवा की जो सेवाएं हैं, परीक्षा है स्टेट पीसीएस का, वो एक तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सहयोगी सेवा है, उसको सहयोग देता है। जैसे आप डीएम बनते हैं तो डिस्ट्रिक्ट का हेड होते हैं, तो इसमें बीडीओ, सीओ इस तरह का पोस्ट धारण करते हैं। हम बीडीओ बनते हैं तो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, यानी प्रखंड का प्रमुख बन जाते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो जाते हैं वहां के। उसी तरह से जैसे जिला में डीएम होता है, उसी तरह से ब्लॉक लेवल पे आप डीएम है वहां के। सब कुछ आप ही के, जितने भी उस लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे डिपार्टमेंट है, सब के सब आप ही के अधीनस्थ हो गए। आप वहां के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो भारत की जो प्रशासनिक सेवा की जो आखिरी पोस्ट है वो बीडीओ का ही पोस्ट है, शुद्ध प्रशासनिक सेवा। उसके बाद सीओ आता है, सर्कल ऑफिसर, अंचल अधिकारी। उसके बाद और सारे कई डिपार्टमेंट है, जैसे डीईओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सर्विस, और सारे जितने भी सर्विसेज हैं उसके अधिकारी होते हैं। पुलिस में डिप्टी एसपी बनते हैं आप, यहाँ पे एसपी बनते हैं, यहाँ पे डिप्टी एसपी बनते हैं। इस तरह की सारी सेवाएं हैं। तो आप ये बड़ा भाई और आप छोटा भाई, और आप भी बड़े हो जाएंगे तो बड़ा भाई बन जाएंगे 10 साल 15 साल के बाद। अगर आपका पॉलिटिकल पैठ है, पॉलिटिकल टच है, तो आप भी समय पर आईएएस बन जाते हैं। राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि हर एक साल अपने अधिकारियों को, उनके लिए सीट रिजर्व रहता है यूपीएससी में, केंद्र की सेवाओं में, कि हर एक साल अपने कुशल अधिकारियों को, काबिल अधिकारियों को रिकमेंड करे आईएएस बनने के लिए।
तो सूची देते रहती है कि फलना फलना अधिकारी को हमारा प्रमोट करके आईएएस बनाया जाए। तो आपका देखा जाता है कि आपका पॉलिटिकल पैच कैसा है, किस जाति से है, किस कम्युनिटी से है। तो राजनीतिक दल के विशेष कृपा अनुकंपा पे आपकी जल्दी प्रमोशन भी हो सकती है, और किसी विशेष वर्ण, किसी विशेष जाति से है तो हो सकता है प्रमोशन न भी हो, लेट से हो, ऐसा होता है। क्लियर है? अब आइए देखें हम लोग इसमें होता क्या है पढ़ना। ये तो हो गया कि भाई क्या है इसका पावर, क्या है इसकी क्वालिटी, क्या बना जाता है। एक बात समझ लो, ये दोनों ही पोस्ट बड़ी ही मजेदार पोस्ट होता है। इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप लगेगा कि लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए इसमें अधिकतर लड़के जाते हैं। ये टफ उतना नहीं है, टफ तब हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रीम लड़के भाग लेने लगते हैं। ये एग्जाम कोई टफ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ एग्जाम है। आप देखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है कि कितना परसेंट नंबर पे सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पे अगर यूपीएससी देखने जाए तो यहाँ पे 52% पर मेरिट बन जाता है। यहाँ पे चले आए तो 60%, 65% पे आप मेरिट में आ जाते हैं। अब इसका ज्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है कि यहाँ 65% नंबर लाते हैं तब फाइनल यू आर सेलेक्टेड। आफ्टर 65% आप सेलेक्ट होते हैं 65% के बाद। यहाँ पर 50%, 52% में ही यू हैव टू सेलेक्ट। क्यों? तो इसीलिए क्योंकि इसमें जो लड़के होते हैं वो फ्रेशर होते हैं, उनकी आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष तक मैक्सिमम होती है। सरकार इसी आयु को लेती है, इससे ज्यादा वाले को हालांकि अटेम्प्ट दी है लेकिन उसको अवॉइड करती है, तो उनको नहीं लेना है। बहुत बिरले हैं जो मेंस में बहुत अच्छा नंबर ले आए, इंटरव्यू में उनको कम नंबर दिया गया फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन सरकार सामान्यतः फोकस करती है बिलो 30, बियॉन्ड 30 नहीं। तो 21 से 30 साल के लड़के होते हैं। अब मान लो हर साल लड़के, लाखों लड़के पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें से सेलेक्ट होते हैं 900, 700, 800। बाकी लड़के कहाँ जाएंगे? देन वो सारे लड़के मूव कर जाते हैं स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। बीपीएससी देंगे, यूपी पीसीएस देंगे, जेपीएससी देंगे, अलग अलग स्टेट पीसीएस का एग्जाम। समझ में आ रहा है? अब वो लड़के जो यूपीएससी से रिटायर हुए हैं यहां चले आते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, और ये आकर के आपस में कंपटीशन बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एज का रिलैक्सेशन है। यहां से आउट होने के बाद भी 7 साल का अवसर उनको मिलता है, कहीं कहीं तो 40 साल तक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे फाइट बढ़ जाता है। सबसे पहला कारण यही है जो फाइट बढ़ता है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात, इस सर्विस में, सिविल सर्विस के एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का हो चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इसमें समाज के वो सभी लड़के शामिल होना पसंद करते हैं जिसके अंदर महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन। ये एक तरह से ख्वाब होता है स्टूडेंट के लिए आईएएस का एग्जाम। कोई भी गार्जियन से अक्सर आप देखेंगे, क्योंकि ये मानसिकता बन गया है, अक्सर आप देखेंगे जो भी लड़के टॉप करते हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, उनसे पूछा जाता है कि क्या करोगे भाई आगे, तो कभी नहीं कहता कि हम अमेरिका में जाएंगे, नासा में रिसर्च करेंगे, या हम सक्सेसफुल इंजीनियर बनेंगे, या सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे, या आर्कोलॉजिस्ट बनेंगे, या जो भी बनेंगे। कभी नहीं बोलता, वो बोलता आईएएस बनेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इसकी एक ऐसी चमक है, आप चाहे कुछ भी बन जाओ, आप रहोगे हमेशा इसके अंदर ही। अगर सरकारी सर्विस में आए तो, सरकार की ओर का सेवा लेने गए तो इन्हीं अधिकारियों के अधीन ही रहोगे, क्योंकि ये सारे विभागों के प्रमुख यही होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यही होते हैं। तो आप चाहे किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, इनसे आपका पाला पड़ेगा और ये आपका बॉस रहेंगे, यही आपका बॉस रहेंगे। तो जो भी एम्बिशियस लोग हैं वो यही कोशिश करते हैं कि हम भी आईएएस की तैयारी करें। इसीलिए इसमें जितने भी लोग, जैसे डॉक्टर भी मिलेंगे, आईआईएम के भी स्टूडेंट मिलेंगे, मैनेजमेंट के भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे, एक सिंपल ग्रेजुएट लड़का भी मिलेगा, एक गांव का लड़का भी मिलेगा, एक शहर का भी लड़का मिलेगा, एक चपरासी का भी लड़का मिलेगा, एक आईएएस का भी लड़का मिलेगा। यानी कि इसका कंपटीशन का दायरा बड़ी व्यापक है। इसीलिए
इसका कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता है, चाहे इस लेवल की बात हो चाहे इस लेवल की बात हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो। चैलेंज दोनों में, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट का दायरा बड़ी व्यापक होता है, हर एक तरह के लड़के पार्टिसिपेट करते हैं। किसी के फादर आईएएस हैं, किसी की मदर आईएएस है, और वो भी एग्जाम देता है। कोई ऐसा भी लड़का है जो किसान का लड़का है, गांव से आया है शहर में, महीना में एक पूरा चावल लेकर के आता है, जैसे पटना इलाहाबाद के लड़के, उनको घर से वो महीने के लिए चावल लेकर के, गेहूं लेकर के जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं और तैयारी करते हैं। तो इतना वर्सेटाइल है ये, इसकी तैयारी हर एक स्तर के लड़के, विवाहिता लड़कियां भी मिलेगी, अविवाहिता भी मिलेगी, जो मैनेजमेंट किया हुआ है, जो इंजीनियर है, जो अच्छे पोस्ट पे है, वो भी मिलेंगे। कुछ ऐसे भी लड़के मिलेंगे जो ऑलरेडी आईएएस हैं, सेलेक्टेड हैं, लेकिन अच्छे पोस्ट के लिए, जैसे एसपी बने हुए हैं, उनको पसंद नहीं है, उनको डीसी बनना है, डीएम बनना है, देन वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सब के सब शुरू से ही एग्जाम देंगे, यानी प्रीलिम्स का ही एग्जाम देंगे, सब मेंस का एग्जाम देंगे, और देन आफ्टर देन इंटरव्यू में जाएंगे और फाइनली सेलेक्ट होंगे। प्रक्रिया सबके लिए समान है, वहां पे कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। और लड़कों की चाह बहुत है, सब लड़के एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, इसीलिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। समझ में आया बात? हाँ, अब सवाल यह है कि इसमें पढ़ना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात। ये सब तो खैर मिलेगा, जब मिल जाएगा तब ये सब अपने आप मिलेगा। आपके पावर, आपका पैसा, आपका पैशन, ये सब कुछ आपको सिलेक्शन के बाद ये दे देगा। लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा, ये भी सोचने वाली बात है। एक मिनट, अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है। याद रखो, कोई भी सिंपल ग्रेजुएट बच्चा है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का है, आर्ट्स बैकग्राउंड हो, साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट्स बैकग्राउंड हो, एग्रीकल्चर से हो, कंप्यूटर से हो, मैथ से हो, फिजिक्स से हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल वो ग्रेजुएट, उसका डिमांड है यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का, कि आप ग्रेजुएट बस होना चाहिए। चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उससे उसको कोई लेने देना नहीं, वो उसको बस यही एलिजिबिलिटी चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो। तो स्वाभाविक है कि इसका एग्जाम के पैटर्न और उसके सिलेबस को भी हमको जानना होगा। चाहे यूपीएससी की बात करें आप या स्टेट पीसीएस की, ये 3 स्टेज में एग्जाम लेता है, 3 स्टेज का है। पहला है प्रीलिम्स का, जिसको हम लोग पीटी कहते हैं, दूसरा है मेन का, और तीसरा है इंटरव्यू का। इसको साक्षात्कार, इसको मुख्य परीक्षा, और इसको प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। ये बहुवैकल्पिक होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बहुवैकल्पिक। ये सब्जेक्टिव होता है, यानी कि ये बहुवैकल्पिक होता है, और ये विश्लेषणात्मक होता है, सब्जेक्टिव, और ये मौखिक होता है, साक्षात्कार। ये 3 नेचर का एग्जाम होता है, और तीनों के तीनों आपके लिए डिसाइडिंग होता है। कोई चरण ऐसा नहीं है जिसमें आप फेल कर जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा किसी में भी नहीं है। तो आपके लिए हर एक स्टेज करो या मरो का स्टेज होता है। आप पहला स्टेज क्रॉस करोगे तभी आप दूसरे स्टेज में आओगे। यहाँ पे जब दूसरा स्टेज क्रॉस करोगे तभी तीसरे स्टेज में आओगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहला स्टेज क्रॉस कर गए, दूसरा स्टेज भी क्रॉस कर गए और तीसरा स्टेज भी क्रॉस कर ही जाओगे। हो सकता है आप यहाँ आकर के गिर जाओ। जैसे आप राउंड में चक्कर लगाते हो, दौड़ते हो, मान लो 1600 मीटर का दौड़ है,
तो आप पहला राउंड आराम से दौड़ लिए, दूसरा राउंड भी दौड़ लिए, तीसरा राउंड भी दौड़ लिए, चौथा राउंड दौड़ने के समय आपकी हाफ का बढ़ गई, आपकी स्टेमिना जवाब दे दिए और आप थक के गिर गए, तो आप रेस से बाहर हो गए। आप जब तक से फाइनल कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक से आप रेस में हैं, जहां गिर गए वहां पे रेस से बाहर हो गए। तो तीनों ही चरण महत्वपूर्ण होता है और तीनों के तीनों में ही भरपूर एनर्जी, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, स्मार्टनेस, कई तरह की क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, लेबर, मेहनत, कई तरह के क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों के तीनों चरण आपके लिए डिसाइडिंग होता है। किसी में आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, किसी में आपको चैन नहीं मिलने वाला है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अगर आप यहाँ पे गिर जाते हैं, मान लो यहाँ पे गिर गए, तो अगली बार जब आप बैठेंगे तो आपकी शुरुआत फिर नए यहाँ से होगी, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। अगर आप यहाँ पे गिर गए तो फिर से यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आ गए। अगर आप यहीं पे फेल हो गए तो 1 साल के बाद फिर से आप यहीं से शुरू करेंगे। जहां गिरे आपको फिर से लाइन के आखिरी नंबर से आना पड़ेगा। ये नहीं कि अगले बार जहां पे गिरे हैं वहां से आपको स्टार्ट करना है, नहीं, आप फिर से लाइन के आखिरी छोर से शुरू करेंगे और वहां से चलेंगे। इसकी ये अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि पढ़ना क्या होता है। यह बहुवैकल्पिक है, इसमें 2 पेपर होता है। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो इसमें 2 पेपर होता है, एक होता है जनरल स्टडी का और दूसरा होता है CSAT का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। राज्य सेवा में भी, स्टेट पीसीएस में भी, जैसे आप उत्तर प्रदेश पीसीएस देने जाएंगे तो ये दोनों पेपर होता है सेम, जैसा आईएएस का एग्जाम यूपीएससी का, वैसा यूपी पीसीएस का एग्जाम, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। लेकिन अगर आप जेपीएससी देने जाते हैं तो आपका एक पेपर जीएस का होगा और एक पेपर सीसेट के जगह पे वहां पे कोई दूसरा पेपर है जिसका नाम है झारखंड स्पेशल। जीएस कॉमन है हर एक जगह पे, किसी भी स्टेट में जाएंगे। सीसेट कहीं है कहीं नहीं है, बिहार में सीसेट नहीं है, उसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ जीएस ही है, दूसरा पेपर है ही नहीं पीटी का। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा जो निर्णायक पेपर है वो है पीटी के लिए जीएस का। यूपीएससी देने जाएंगे तो सीसेट का जो पेपर है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। 100 क्वेश्चन में 33 सही अगर आपका है देन आपका कॉपी, इसके बाद ही इसका चेक होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तभी आपका ये कॉपी चेक होता है और इसमें पास होते हैं तब जाकर के मेंस में बैठते हैं। अगर इसमें क्वालिफाई है और इसमें मेरिट में आपका नहीं आता है देन आप बाहर हो गया पीटी से। अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो ये कॉपी ही चेक नहीं होगा, तो पहले ये चेक होता है उसके बाद। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग है और यूपीएससी में इसके बाद ये कॉपी चेक होता है और इसमें पास होते हैं तभी मेंस में अपीयर होते हैं। जेपीएससी में आप जेपीएससी के लिए स्पेशल है तो ये दोनों ही पेपर आपके लिए डिसाइडिंग है, दोनों में ही 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार में देने जाएंगे तो ये जीएस का सिर्फ एक पेपर है, ये है ही नहीं, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन और जोड़ दिए गए हैं, 150। जो सीसेट का पेपर है उसी को जीएस में ऐड कर दिया गया है बीपीएससी में। तो कुल मिला जुला करके 150 क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछे जाएंगे। जेपीएससी में 100 जीएस के होंगे और 100 स्टेट स्पेशल, झारखंड स्पेशल। अब जीएस में क्या, पहले पीटी के बारे में ही समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मेंस के बारे में बात करेंगे। अब जीएस में क्या पढ़ना है, तो देखो जीएस का दायरा बड़ी व्यापक है। हम झारखंड को फोकस करके बात कर रहे हैं, यूपीएससी को नहीं। अब यूपीएससी को साइड करते हैं। जेपीएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे जीएस का पेपर 1, जीएस 1 और दूसरा पेपर झारखंड स्पेशल है। तो जीएस पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, तो उसमें सबसे पहले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, ये डायमेंशन है आपका जीएस का। अगर 100 क्वेश्चन आपसे जीएस में पूछे जाएंगे तो इन्हीं से पूछे जाएंगे। वो क्लासिफाई भी कर दिया है कि हम इतना क्वेश्चन इस क्षेत्र से पूछेंगे। आप सिलेबस देखेंगे तो जेपीएससी क्लासिफाई कर दिया है कि हम 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 10 क्वेश्चन इससे, 15 क्वेश्चन इससे, इस तरह से वो क्लासिफाई भी कर दिया है। लेकिन वो रिजिड नहीं है या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उतना पूछेगा ही, वो कम बेसी कर सकता है। औसतन वो दे दिया है कि हम आपसे इतने सवाल पूछेंगे। तो पीटी में ये सारे सवाल ये सारे क्षेत्र से 100 क्वेश्चन आपका जीएस के पेपर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का नेचर कैसा होगा? तो ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा, जिसको हम लोग एमसीक्यू कहते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न। कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, 4 ऑप्शन होगा, उसमें से जो आपको लगता है अच्छा। जेपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो परेशान नहीं होना है। अगर आप गलत भी कर देंगे आंसर तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा, जो गलत आंसर है उसका नंबर नहीं मिलेगा आपको। ये जीएस का पेपर है। इसी तरह से अगर आप झारखंड स्पेशल पे चले आए, जो दूसरा पेपर है झारखंड स्पेशल, सेम चीज रहेगा, सेम चीज, ये हट जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाकी सेम चीज झारखंड के रिस्पेक्ट में, यानी झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का इकोनॉमी, झारखंड का करंट अफेयर्स। ये पेपर दूसरा है जिसको हम सीसेट के जगह पे देख रहे हैं। सेम चीज रहेगा लेकिन झारखंड का होगा वो सब कुछ। अगर आप इतिहास पढ़ने जाएंगे तो सिर्फ भारत का ही नहीं पढ़ेंगे, अब इसमें झारखंड का भी पढ़ना होगा कि मुंडा राज कहाँ था, कोल विद्रोह कब हुआ था, यहाँ पे किस तरह के लैंड एक्ट है, एसपीटी, सीएनटी, यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, संस्कृति, वेशभूषा, खाना, ज्योग्राफी, सब कुछ झारखंड के बारे में, जो दूसरा पेपर है। बिहार देने जाएंगे तो बिहार में भी रहेगा। तो वो जो 50 क्वेश्चन अलग से है वो 50 क्वेश्चन में ये शामिल होता है, वो अलग से पेपर नहीं लेता है। 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ये डाल देता है वो, और 100 क्वेश्चन नेशनल लेवल का, 50 क्वेश्चन स्टेट लेवल का। तो सेम चीज रहेगा, आपको समझ में आया? पता आपको समझ में आया? क्या नाम है? अनिरुद्ध, प्रीति, सुभद्रा, इतना लेट से क्यों? अच्छा, तो प्रीलिम्स का नेचर कुछ इस तरह का होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं मेंस में क्या होता है। ये सब कुछ आपको पढ़ना है, और जो इस हम लोगों का अभी बैच में है, जो लोग पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ये लोग, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी 2-2 बार पढ़ चुके हैं, झारखंड स्पेशल भी पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो नए नए लोग जुड़ेंगे, ये सब कुछ आपको अलग से पढ़ने को मिलेगा। जैसे एक और क्लास जो अभी शाम को 5:45 बजे चल रहा है, उसमें ये चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है। आप चाहेंगे तो उसमें जिस ग्रुप में आपको ऐड किए हैं उसकी क्लास आज नहीं है, मंडे से होगा। तो उसमें आप शाम को जब जुड़ेंगे तो पीटी का क्लास हिस्ट्री का उसमें चल रहा है, आपका पीटी का शुरुआत वहां से हो जाएगा। और यहाँ जो 4 बजे वाला बैच है उसमें मेंस का क्लास चल रहा है। तो मेंस में कौन सा चीज चल रहा है वो हम बात करते हैं, अभी देखते हैं। तो ये चीज आपको पीटी के बारे में क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं मेंस में क्या है, यूपीएससी का भी और स्टेट पीसीएस का भी। यूपीएससी में मेंस का जो पहला पेपर है वो है कंपलसरी पेपर, कंपलसरी हिंदी, कंपलसरी इंग्लिश। उसके बाद कंपलसरी एसे, निबंध,
उसके बाद नंबर आता है आपका जीएस का पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। इस तरह से ये यूपीएससी का है। तो यूपीएससी का जो कुछ भी आप स्टेट में पीसीएस में पढ़ते हैं वो सब यूपीएससी में भी पढ़ना होता है, सेम चीज। अब हम यूपीएससी पे यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि यूपीएससी का अगर सिलेबस खोलने जाएंगे तो वो अलग हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। समझ लीजिए कि ये सारा पेपर यहाँ पर पूछा जाता है यूपीएससी में। अब सेम चीज आपको स्टेट पीसीएस में ही पूछा जाता है। आप जेपीएससी देने वाले हैं तो जेपीएससी के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे जहाँ पे ये सेपरेट सेपरेट पेपर है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का, इस तरह से है। ये भी 250 इस तरह से है यूपीएससी में। तो स्टेट पीसीएस में क्या है कि ये सारा पेपर है जो आप यूपीएससी में देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके है। हिंदी प्लस इंग्लिश 100 मार्क्स। निबंध का कोई अलग से पेपर नहीं है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये मेरिट में नहीं जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि 100 में 90 ले आएंगे तो आपका स्कोर कार्ड बढ़ जाएगा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। 33% चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें कोई दम नहीं होता है, आप स्कूल लेवल पे जो पढ़े हैं वही सब पूछा जाता है। बता देंगे हम क्या पूछा जाता है, जब पढ़ेंगे तब हम, जब इसकी बारी आएगी तब। अब जो डिसाइडिंग पेपर है, अब विशेषकर जेपीएससी में, ये पता है विश्लेषणात्मक पेपर है, सब्जेक्टिव है। तो इसमें जो पहला पेपर जीएस का है, उसमें 2 पेपर शामिल है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये पेपर सेम पेपर यूपीएससी में भी है। तो पहला पेपर मुख्य परीक्षा का हिस्ट्री और ज्योग्राफी, दूसरा पेपर जीएस का पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा पेपर इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, और चौथा पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 4 पेपर है मुख्य परीक्षा का। ईच पेपर हैव इक्वल मार्क्स 200। ईच पेपर हैज इक्वल मार्क्स 200 मार्क्स। दो 200 नंबर का होगा। हम लोग अभी जो मेंस का आप लोगों का 4 बजे का जो क्लास चल रहा है उसमें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। ये सब अभी मेंस का कोई भी चीज हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो आप परेशान नहीं होना है। ये इस बैच में, पुराने बैच जो चले गए वो अलग बात है, जो नए बैच हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें पब्लिक एड हम लोग का चल रहा है, उसमें पब्लिक एड में हम लोग का पहला ही चैप्टर चल रहा है अभी। उसके लिए 3 या 4 या 5 क्लास जो भी होगा मुख्य परीक्षा का। तो इसमें आपका एकदम फ्रेश आपको शुरुआत मिलेगा। पीटी वाला जो हिस्ट्री चल रहा है वो भी नया बैच है, हमको लगता है 10-15 दिन पहले ही शुरू हुआ है। और उसमें हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़े हैं, मानव का विकास पढ़े हैं, फिर लिथिक पीरियड पढ़े हैं, और कल से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन उसमें शुरू किए। तो भी नया एकदम फ्रेश बैच है, उसमें भी आपको ज़्यादा पुराना नहीं है, उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। तो मेंस में ये सेक्शन होते हैं। इन दोनों का एरिया बटा हुआ है, सिलेबस एकदम क्लियर दिया हुआ है कि कौन कौन सा टॉपिक से सवाल हम पूछेंगे या कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, वो क्लियर मेंशन किया गया है। दोनों पेपर 100 नंबर का होता है। ये 100 नंबर का हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर ज्योग्राफी, 100 नंबर पॉलिटी का होगा, तो 100 नंबर पब्लिक एड का, ऐसे बटा हुआ है। इकोनॉमिक्स में 2 तरह का इकोनॉमिक्स है, एक तो इंडियन इकोनॉमिक्स है और दूसरा इकोनॉमिक्स है। तो दोनों ही मिला करके ये 200 नंबर का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 सेक्शन है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये 4 सेगमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फिजिक्स है, बायो है, एग्रीकल्चर साइंस है एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज या डेवलपमेंट है।
टेक्नोलॉजिकल चेंज और डेवलपमेंट में स्पेस साइंस, डिफेंस साइंस, डिजीज, इस तरह के जो एरिया है वो आपका मेंस है। तो ये है मेंस का परीक्षा। इसमें भी अगर पिछले बार का देखें तो 50% कट ऑफ गया है। 50% अगर आपका आ गया देन यू आर द सेलेक्टेड, आप सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। और ये सेम चीज जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये भी यूपीएससी में ही पढ़ना है, लेकिन यूपीएससी में एक नया टॉपिक है, एक एरिया है एथिक्स का, नीति शास्त्र एथिक्स, एक अलग से पेपर है जीएस पेपर 4 में। बस वही अंतर है, बाकी सब कुछ यूपीएससी का, जो यूपीएससी में है वही स्टेट पीसीएस में। तो अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि वहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं, घुमावदार क्वेश्चन। होता वही चीज है, सब कुछ वही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार होता है, इसीलिए लड़के उसमें फंस जाते हैं। होता सेम चीज है, ऐसा नहीं है कि अलग पूछेगा कि इकोनॉमी में यहाँ का सवाल अलग होगा, वहां का सवाल अलग। यहाँ पे अगर नेशनल इनकम पूछा जाएगा तो वहां भी नेशनल इनकम भी पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है नेशनल इनकम पूछने के साथ कुछ रेमेडीज भी पूछ दे वो, कि उपाय बताइए कैसे नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो सेम चीज पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए बोझिल लगता है। दूसरा अंतर यह है कि वहां पे जो मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब पिछले 2014-15 से जो नया सिलेबस आया है उसमें अब ये कर दिया गया है कि मेंस के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 12 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले 40 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता था, अब नहीं है, अब ब्रेक दे दिया गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स में लिखना है। लेकिन ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आज भी लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो एक क्वेश्चन 40 नंबर का होता है। अब जैसे हिस्ट्री में 100 नंबर का हिस्ट्री है, तो इसमें क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा? तो इसमें 2 क्वेश्चन लॉन्ग पूछे जाएंगे। जैसे मान लो हिस्ट्री का ही उठा लेते हैं, जैसे हिस्ट्री में पूछा जाएगा वैसे ही सब पेपर में पूछा जाएगा। तो मान लो हिस्ट्री का उठा लेते हैं, 100 नंबर का आपको पता है कि हिस्ट्री पूछेगा, 100 नंबर का ज्योग्राफी पूछेगा। तो 100 नंबर को ब्रेक देना हमको, तो इसमें 3 तरह के सवाल होंगे। 40 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तब जाकर के ये 80 होगा। बचा 20 नंबर। 20 नंबर के लिए आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू, जो आप पीटी में दिए होंगे। जो आप पीटी में एमसीक्यू दिए होंगे वो सेम एमसीक्यू यहाँ पे पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के ही, तब जाकर के आप 20 नंबर लाते हैं, तो हो गया ना आपका 100 नंबर। इसी तरह से ज्योग्राफी में भी सेम, पॉलिटी में भी सेम, पब्लिक एड में भी सेम, इकोनॉमी में भी सेम। अब इकोनॉमी में क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 20 नंबर का हिस्ट्री और 20 नंबर का ज्योग्राफी, 40 नंबर हुआ। इसी तरह से यहाँ पे इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टी एमसीक्यू, और 100 यानी कि 40 नंबर के, यानी 160 नंबर के क्वेश्चन आपसे, यानी 4 क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो 160 नंबर के होंगे, और 40 नंबर के यानी 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के पूछे जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी। तो ये कुछ नेचर है मेंस का। अब मेंस का तैयारी कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो सब हम लोग क्लास में करते समय देखेंगे। जब ये आप कंप्लीट करके चले जाते हैं, यहाँ से क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मेंस इंटरव्यू में पहुंचते हैं। इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका एक दायरा है, वो हम लोग जब आपका मेंस निकलेगा तब बात करेंगे। जिसकी तैयारी हम लोग 10-15 दिन में आसानी से कर लेते हैं, वो कोई ऐसा चीज नहीं है कि बहुत अलग से आपको तैयारी करना है। वो सब आप जो पीटी से तैयारी करते आ रहे हैं, वही सब चीज उन्हीं सब चीजों में से पूछे जाते हैं। हालांकि इन सब क्षेत्र से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। आपके जिला के बारे में, आपके ब्लॉक के बारे में, आपके पंचायत के बारे में, आपके क्षेत्र के बारे में, आपकी संस्कृति के बारे में, आपके भाषा के बारे में, आपके बारे में, आपके हॉबी के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, यही सब सवाल पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू का कोई तैयारी नहीं होता है। आप पहले से ही तैयारी जो किए होते हैं उसी को सिर्फ और सिर्फ पॉलिश करके आपको इस तरह से डिजाइन कर देना होता है, डेवलप कर लेना होता है कि आप
अपने नॉलेज को बस वहां पे रख सके, जो सवाल पूछा जाए एज पर डिमांड है। यही है इंटरव्यू की तैयारी। तो इंटरव्यू भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर सीट के 3 गुना लड़के चुने जाते हैं। जैसे मान लो कि आपका वैकेंसी निकला, उसमें 250 या 300 नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो मेंस क्वालिफाई करके 900 लोग जाएंगे, 900, 950 इस तरह से लोग जाएंगे। यानी एक सीट पर 3 लोग दावेदार होंगे, पर सीट पर 3 लोग यहाँ पे दावेदार होंगे। अब उन 3 में से एक को चुनना है, यानी 2 लोग बाहर हो जाएंगे। तो कैसे बाहर होंगे? तो बाहर होने के लिए कई फैक्टर होंगे। मेंस में कि जिसका नंबर कम आया होगा, इंटरव्यू में भी कम आ गया तो बाहर। जिसका मेंस में कम नंबर आया लेकिन इंटरव्यू में अच्छा नंबर आ गया तो जोड़ करके वो आगे चले जाते हैं। और जिसका यहाँ भी बम्पर नंबर आया, वहां भी बम्पर नंबर आ गया तो वो टॉपर बन जाते हैं। सिलेक्शन का मेरिट निर्धारित होता है मेंस से ही, पीटी से नहीं। पीटी से सिर्फ आप मेंस देने लायक एलिजिबल होते हैं, उसका आपका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पीटी में फेल कर गए तो इधर जा ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पीटी भले ही मेरिट में न ले जाता हो, लेकिन आगे के चरण में जाने के लिए वो जरूरी है। समझ में आया? हाँ। तो आपके लिए अवसर यह है कि सब कुछ अभी नया नया शुरू हुआ है, तो आपका कुछ छूटा नहीं है, लेट नहीं हुआ है। तो आप, लेकिन यही है कि इसमें डेडिकेशन चाहिए, आप इसमें लापरवाही नहीं कर सकते हैं। चाहे वो नए एस्पिरेंट हो, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, पुराने हो, अनुभवी हो, सबको ये बात जानना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये नेचर होता है कि जैसे एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता, अगर मान लीजिए सफलता का ये है सक्सेस का, तो कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपको सफलता मिल जाए। हो सकता है पहली बार में आपको ना मिले, दूसरी बार में भी ना मिले, तीसरी बार में भी ना मिले, चौथी बार में मिले, ऐसा हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोपोर्शन है। पहली बार में ना मिले, दूसरी बार में ना मिले, तीसरी बार में ना मिले, हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं जो आखिरी बार में जाकर सेलेक्ट हुए। तो इसमें हार नहीं मानना है। वो आपकी थोड़ी सी कमियां जो हम कह रहे हैं ना कि किसी न किसी कमी की वजह से पहली बार में पता चला कि 10 नंबर से बाहर हो गए, दूसरी बार में पता चला कि 7 नंबर से बाहर हो गए, तीसरी बार में पता चला कि 20 नंबर से बाहर हो गए, चौथी बार में पता चला कि 40 नंबर सरप्लस लाए थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, जो +2 लेवल से तैयारी करते हैं या स्कूल लेवल से ही तैयारी करते हैं। उनको अच्छा मार्गदर्शन मिलने लगता है, वो अच्छे गुरु के सानिध्य में चले जाते हैं और पूरी तरह से अपने समर्पण के साथ, पूरे श्रम के साथ और पूरी संसाधन के लगा करके वो तैयारी करते हैं और पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाते हैं। 21 वर्ष 22 वर्ष की आयु में वो अधिकारी बन जाते हैं। अब उनका जिंदगी पूरा ब्राइट होता है। अब वो कम से कम 10-15 साल तो लाइफ एंजॉय करते हैं। 30-32 के बाद ही विवाह करते हैं। 10-15 साल वो अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर समय जीते हैं। उसके बाद फिर विवाह होता है तो 4-5 साल उसमें भी मजा ले लेते हैं। उसके बाद से उनका जीवन थोड़ा सा शुरू हो जाता है, परिवार, समाज, नहीं तो 10-15 साल जीवन का मजा लेते हैं। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी है कि पहली बार में सिलेक्शन ना हो, दूसरी बार में ना हो, तीसरी बार में हो जाए। कुछ लोग होते हैं पहली बार में ना होकर के दूसरी बार में हो जाते हैं, कुछ लोग तीसरी बार में होते हैं। तो हारना नहीं, पहली बार नहीं हुआ तो जिस दिन आपका रिजल्ट नहीं आया, नेक्स्ट डे से आपको फिर से लग जाना है। आपकी क्या कमियां थी, कहाँ पे कमियां थी, कौन से लूपहोल था, कौन सा गैप था, उसको दूर करना है, भरना है, तभी जाकर के सिलेक्शन मिलता है। आप सोचेंगे कि यहाँ से पढ़ लिए, सर से पढ़ लिए, अब मेरा सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा। नहीं, कोई सर इसका गारंटी नहीं ले सकते हैं, चाहे कोई कितने भी अनुभवी सर हो। हमारे पास भी 20 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो 12 साल का हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस और 20 साल इस फील्ड में का अनुभव के बावजूद भी हम गारंटी नहीं लेंगे कि किसी कैंडिडेट का पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तभी होगा जब हम पढ़ाएं 10, तो आप भी इसको
पूरी तरह से 10 को कमांड कर ले, 10 को 10 रख, 10/2 किए, 10/3 किए, 10/4 किए, तो समझ लीजिए वो आपकी तरफ से आपकी भूल है। हम चाहे जितना भी दे दें, अगर उसमें आप बट्टा लगाते चले गए 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, तो आप बट्टा लगा रहे हैं, अपनी लगा रहे हैं। हम तो आप चले जाएंगे, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे वहां पे। मेरी उसमें कोई भूल नहीं है। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम हर एक चीज आपको बता दें जिससे आपकी सफलता निश्चित हो जाए। अब इसमें टाइम कितना लगेगा ये भी जरूरी है जानना। याद रखो, अगर हम ये समझ करके रखें कि आप औसत एवरेज स्टूडेंट है, याद रखो ये भी समझ करके रखो कि सिविल सर्विस की तैयारी करते समय सब बच्चा एक ही स्तर पे होता है। जो भी बच्चा तैयारी करने के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लड़के एडमिशन लिए, कोई दिल्ली से पढ़ के आया, कोई कलकत्ता से, कोई बॉम्बे से, कोई रांची से, कोई पटना से, ऐसे ऐसे मेरे पास बच्चे आए, सभी बच्चे मेरे पास आए, 10 लड़के, 10 स्टूडेंट हैं। अब जहां जहां से भी वो पढ़ के आए हैं, वो यहाँ पे आने के बाद सब के सब एक ही बेंच पर बैठेंगे, सबका लेवल एक ही होता है। ये समझ करके रखो, ये बुनियादी बात है। कोई इसमें श्रेष्ठ नहीं होता है या स्मार्ट नहीं होता है। सब के सब तैयारी की शुरुआत में सब के सब एक ही लेवल पे होते हैं, क्योंकि एकेडमी में जो भी पढ़े हैं और इस एग्जाम में दोनों में एकदम बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए एकेडमिक लेवल पे अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं या नॉन मेडलिस्ट हैं, जब आप इस परीक्षा में शामिल होते हैं देन आप ये समझ लीजिए कि आप स्लेट मेडलिस्ट हैं, यानी स्लेट पे ही लिखने का कला है आपके पास, हुनर है आपके पास सबका। कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो, कोई पीएचडी हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। क्योंकि एकेडमिक में जो पढ़ाई की जाती है और इसमें जैसे सवाल पूछे जाते हैं अंतर होता है। अब इसी में से कोई लड़का, 10 लड़का में से इसी में से कोई पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चौथे अटेम्प्ट में सेलेक्ट होता है। कुछ ऐसे भी बदनसीब होते हैं जिनका सिलेक्शन ही नहीं होता है, उम्र भी खत्म हो जाता है। तो सब एक ही बराबर होते हैं, कोई भेद नहीं होता है। अब इसमें तैयारी कितना लगता है भाई, तो थोड़ा सा यहाँ पे मायने रखता है। सब यहाँ पे बराबर होते हैं, सबके पास मिनिमम जो सिलेबस पढ़ने और पढ़ाने में टाइम लगता है वही तैयारी का टाइम होता है। तो पीटी और मेंस मिला करके अगर हर दिन आप 3 घंटा पढ़ते हैं तो कम से कम आपका 15 महीना 15 मंथ लगेगा, 15 महीना आपका लग जाएगा अगर पीटी और मेंस दोनों चलते हैं तो। 3 से 4 घंटा अगर आप पढ़ें, 3 घंटा 4 घंटा, क्लास की बात कर रहे हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं, इतना पढ़ना होता है इसमें। अगर आप 15 से 18 महीना मेरे पास टाइम दे देते हैं तो आपको अलग से जो साल 2 साल जो टाइम देते हैं वो नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको कमांड करते चले तो हम जितना पढ़ा दें, क्योंकि हम बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं और छोटी छोटी बात भी बताते हैं। हम बड़े बड़े ब्रांडेड कोचिंग की तरह नहीं पढ़ाते हैं कि ऊपर ऊपर पढ़ा दिया और हम ये जान करके आश्वस्त हैं कि आपको पता है। हमको पता है कि आपकी लेवल कितना है, तो हम उसी लेवल में जाकर के बताना पसंद करते हैं, जिसमें ये सभी बच्चे हैं जिनको पता है ये बात। इसीलिए आप लोगों को परेशानी नहीं होगा, बाउंस नहीं करेगा। हम बाउंसर नहीं डालते हैं, हम शुरुआत करेंगे एकदम लॉलीपॉप गेंद से, फुल टॉस मिलेगा आपको, फिर थोड़ा सा आप फुल टॉस खेलने लगेंगे तो शॉर्ट पिच खिलाया जाएगा, फिर ऑफ स्पिन देंगे, फिर लेग स्पिन देंगे। तो जब आप सब खेलने लगे देंगे तो एग्जाम के समय में आपको बाउंसर दिया जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि आप खेल लेंगे। तो हम इस लेवल से तैयारी करते हैं। आपको अलग मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अलग से आपको परेशान होने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहीं मिल जाएगा, क्लास के दौरान मिल जाएगा। और आप अगर सिर्फ इतना कमांड कर लेते हैं तो आप जो अलग से कोचिंग करने के बाद 2 साल 3 साल लड़कों का जो टाइम स्पेंड होता है 4-4 साल, उससे बच जाएंगे। जैसे बहुत सारे कोचिंग होते हैं कि 6 महीना में ही आपकी तैयारी करा देते हैं। ये 6 महीना में वो पढ़ा तो देते हैं, लेकिन बच्चे के पास 6 महीना का 6 दिन का भी नॉलेज नहीं होता है।
6 डेज का भी नॉलेज नहीं होता है। वो सिलेबस 6 महीना में करा देते हैं, क्योंकि उनका बॉन्ड होता है भाई। जो फैकल्टी है वो टाइम बॉन्ड पे आते हैं कि इतने दिन में हम अपने सिलेबस करा देंगे, 2 महीना 3 महीना 4 महीना में। उनके बाद फिर उनको नया बैच देखना होता है, तो वहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता। वो जाते हैं मुख्य दर्शक बन करके सुनते हैं, समझ में आया नहीं समझ में आया लिखते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। अब उसको कवर करने के लिए वो फिर किसी दूसरे कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, फिर किसी तीसरे सर के पास जाते हैं, ऐसे करते 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 फिर सेल्फ स्टडी करते हैं। 4-5 साल उनका लग जाता है। कुल मिला जुला करके उनका टाइम जो 6 महीना उनको लगा था कि 6 महीना में हो जाएगा, ये बहुत अच्छा कोचिंग है, तैयारी करा देगा, ये भ्रम है। तैयारी करने के लिए आपको मिनिमम 18 महीना चाहिए ही चाहिए, 15 से 18 महीना, इससे कम में नहीं होगा। अगर आप सोचें कि आज तैयारी करें, 2022 में तैयारी करें और 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका पहले से कुछ भी तैयारी नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हम आश्वस्त नहीं करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया, एक लेवल है, आपको पहले उस लेवल पे पहुंचना होगा। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तभी आप कंपटिटिव होंगे, कंपटीटर बनेंगे। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप पार्टिसिपेंट रहते हैं। कंपटीटर तब बनते हैं जब आपका सिलेक्शन 1 नंबर से छूट जाए, 2 नंबर से छूट जाए, 3 नंबर से छूट जाए, तब आप कंपटीटर होते हैं। ऐसा नहीं कि 40 नंबर से छूट गया, 50 नंबर से नहीं है, तो आप कंपटीटर नहीं है, आप सिर्फ पार्टिसिपेंट है, भागीदार है। तो उसमें टाइम लगेगा आपको। तो आप तैयारी करने से पहले सोच लीजिए कि आपके पास इतना टाइम है, आप इतना टाइम तैयारी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो लगता है कि नहीं हमको तुरंत चाहिए नौकरी 2 महीना 3 महीना में, तो इसमें मत आइए, कोई और नौकरी देखिए जो आपको शॉर्ट टर्म। तो याद रखिए, जो चीज़ आसानी से मिलता है उसका मज़ा भी ज़्यादा दिन नहीं रहता है, और उसमें वो तुरंत फिर उसे आसक्ति भी खत्म हो जाता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाता है, और जो चीज़ में श्रम साध्य लगता है, जो चीज़ में संसाधन लगता है, जो चीज़ में टाइम लगता है, जो जिसको हासिल करने में तकलीफ होता है, हासिल होने के बाद सबसे ज़्यादा मज़ा भी उसी में आता है। ऐसा है? तो अगर हासिल हो गया तो मज़ा आएगा, नहीं हासिल हुआ तो कुछ उसी तरह हो गया कि कॉलेज में आप पढ़ते थे और किसी को पसंद करते थे, वो नहीं मिली तो आज भी तकलीफ है। तो हमेशा ये तकलीफ देगा अगर नहीं हासिल हुआ तो। अगर हासिल हो गया तो जुग जीत गए, नहीं अगर हासिल हो गया तो जुग जीत गए, अगर नहीं हासिल हुआ तो वही ना हासिल होने का तकलीफ जो कॉलेज में था वो हमेशा रहेगा। ये समझना है। तो थोड़ा सा धीरज, धैर्य और चपलता, चतुरता, ये सब जरूरी है इसमें। ये आप रखिए, पेशेंस रखिए। जितना क्लास में पढ़ाया जाए, जितना समझाया जाए, उस पर कमांड कर लीजिए, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। स्कूल के एग्जाम की तरह नहीं है, या स्कूल का सेशन की तरह नहीं है कि इस साल 9वीं में है तो अगले साल 10वीं में चले जाएंगे। हो सकता है इस साल आप यहाँ पे इस साल भी उसी लेवल पे हो, अगले साल भी उसी लेवल पे रह जाए अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो। अगर सिलेक्शन हो गया तो फर्श से अर्श पे पहुंच जाएंगे। अचानक आपका क्लास चेंज हो जाएगा। जो लोग आपको देख करके बात नहीं करते थे, आपको ढूंढने लगेंगे, आपसे रिश्ता निकालने लगेंगे। सब कुछ बदल जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो। इसका एक यही मजा है, इसका एक रस यही है कि अचानक रात को रिजल्ट आया आपका, पता चला आप सिलेक्ट हो गए। अगले दिन आपके दरवाजे पे पता चला, पता नहीं कहाँ के अधिकारी, पता नहीं कौन विधायक आपके पास आके बैठा हुआ कि मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, मेरा बेटा से विवाह कर लीजिए। ऐसा होता है, यही फैक्ट है। तो यह गेम चेंजर स्कीम है। लग गई तो किस्मत, चुक गई तो मौत। ये गेम चेंजर एग्जाम है, यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम। एक ही रात में आप बादशाह भी बन जाते हैं और रिजल्ट नहीं आने के बाद रंक भी बन जाते हैं। लोग आप पे थूकने भी लगते हैं कि घर का पैसा इतना बर्बाद किया, टाइम वेस्ट किया, ये किया वो किया। लेकिन एक और इसका बड़ी मजेदार चीज है जो इसमें इनबिल्ट है, समाहित है। अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप कभी भी जिस भी क्षेत्र में जाएंगे अच्छे परफॉर्मर होंगे। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप काम करने जाएं, आपको कोई दबा नहीं सकता है, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, या कोई ये नहीं कर सकता है। अगर किसी को पता चल गया कि आप तैयारी की हैं, आपको नॉलेज है, तो आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगा। कोई आपको ये नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ नॉलेज आपको मिल जाता है, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस मिल जाता है।
तो इसमें सफलता, असफलता, सफलता के बाद का मजा और असफलता के बाद का मजा दोनों ही है। पूरी तरह से रोमांचक है, इसमें एडवेंचर है, एक्साइटमेंट है इसमें, इस परीक्षा में। इसीलिए लोग अपीयर होते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो सेलेक्ट होने के बाद भी छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं। कैसे? ऐसे भी लोग इसमें मिलेंगे कि IAS बने लेकिन नहीं नौकरी किए, छोड़ दिए क्योंकि उनको अच्छा ही नहीं लगा। कई ऐसे लोग हैं। तो ये सब आपको मिलेगा इसमें। तो आप तैयारी करने से पहले